गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जन संघर्ष और आंदोलन, जो कि क्लास 10 की पॉलिटी का 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने नेपाल की स्थिति को पढ़ा था और ये समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से नेपाल में लोकतंत्र से राजतंत्र की व्यवस्था लागू हो जाती है और किस प्रकार से जब वहाँ की जनता बगावत पर उतरती है तो वहाँ फिर से राजतंत्र का अंत होता है और एक बार फिर से लोकतंत्र का सूर्योदय प्रारंभ होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि नेपाल में का जो जन संघर्ष हुआ था, वहाँ पे जो लोग भाग ले रहे थे उनकी मुख्य मांगे क्या थी। एक्चुअली में ये सवाल जो है वो कभी कभी आपके मैट्रिक में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोगों को हर तरह के सवाल के लिए प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। तो यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो बिल्कुल पता होगा कि नेपाल के जन संघर्ष में भाग ले रहे लोगों की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। पहला, कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की जाए। मतलब जो नेपाल में सबसे पहले तो मैंने बताया था कि वहाँ पर राजतंत्र थी, परंतु फिर लोकतंत्र आया 90 के दशक में। लेकिन जब वो राज परिवार में, शाही परिवार में हत्याकांड होती है और वहाँ के नरेश की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद क्या होती है कि फिर से एक बार राजतंत्र आ जाता है और इसी के अगेंस्ट में 2006 में वहाँ पे लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष होती है। तो लोगों का पहला डिमांड क्या था कि लोकतंत्र को पुनः स्थापित की जाए। दूसरा, संसद को क्या किया जाए, बहाल किया जाए। मतलब संसद को जो भंग कर दिया गया था ज्ञानेंद्र के द्वारा, उस संसद को फिर से क्या किया जाए, बहाल किया जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाए। मतलब किसी एक सरकार को किसी एक दल को प्रायोरिटी ना देकर बल्कि सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाए। और चौथा पॉइंट है कि संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब कि देश में जो सरकार चले वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये 4 पॉइंट ही थे मेनली, जो थे नेपाल के जन संघर्ष में भाग ले रहे लोगों की जो मुख्य 4 मांगे थी वो यही थे। कि फिर से मैं रिवीजन करा दूं कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाए, संसद को बहाल किया जाए, नंबर 3 सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाए, और चौथा क्या था, संविधान सभा का गठन किया जाए, है ना। चलिए, अब हम लोग एक और इसी प्रकार से जन संघर्ष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये कहानी लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश बोलीविया की है कि बोलीविया में किस प्रकार से जल युद्ध होता है। यही क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि बोलीविया में जल युद्ध क्या था। तो बोलीविया क्या है, लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है। ठीक है। बोलीविया का एक शहर है कोचबम्बा। बोलीविया में ही एक छोटा सा सिटी है, कौन सा, कोचबम्बा। ठीक है। और इस जगह पे क्या होती थी कि जलापूर्ति जो की जाती थी पहले नगर पालिका के द्वारा की जाती थी। मतलब वहाँ पे जो वाटर सप्लाई कोचबम्बा शहर में की जाती थी वहाँ के नगर पालिका के द्वारा किया जाता था, परंतु विश्व बैंक के दबाव में आकर बोलीविया की सरकार जो रहती है ना, वो जलापूर्ति करने का लाइसेंस जो है वो किसे दे देती है, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में दे देती है। इससे क्या होता है कि पानी का कीमत जो था वो 4 गुना बढ़ गया। मतलब पहले समझिए कि बोलीविया क्या है, लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है और उस बोलीविया का एक छोटा सा सिटी है कोचबम्बा, जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो वहाँ के नगर निगम के द्वारा की जाती थी। परंतु वर्ल्ड बैंक के
विश्व बैंक के हस्तक्षेप की वजह से वहाँ पे पानी सप्लाई करने का जो लाइसेंस है एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दी जाती है। और मल्टीनेशनल कंपनी का उद्देश्य क्या होता है आप समझ सकते हो, मुनाफा कमाना, है ना। तो जिस वजह से पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि हो जाती है, जो आम जनता जिसका वहन नहीं कर सकती थी, है ना। तो जब वहन नहीं कर सकती है, और पानी कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आप इस चीज़ का तो अनुभव कर सकते हो, है ना। तो इसी मुद्दे को लेकर वर्ष 2000 ईस्वी में वहाँ के श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता ने मिलकर एक फेडेकोर नाम का एक संगठन बनाया था। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, फेडेकोर, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि फेडेकोर क्या है। तो आपको ध्यान में रखना कि बोलीविया में जल संकट के विरोध में उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा जो जलापूर्ति की जा रही थी, उसी के विरोध में वहाँ के श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था। उसी संगठन को क्या कहा गया है, फेडेकोर, है ना। और इसने क्या किया, विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या रणनीति अपनाई, तो सबसे पहले 4 दिन की हड़ताल की घोषणा की। जैसा कि हम लोगों ने नेपाल में भी देखा था कि वहाँ की जो जनता थी वो 4 दिनों की बंद का आह्वान किया था, 4 दिनों की हड़ताल की घोषणा की थी, और 1 लाख लोग जो है वो लगभग पर डे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 दिन तक वहाँ के लोग जो थे वो हड़ताल की घोषणा की फेडेकोर के द्वारा। आंदोलनकारियों से वार्ता भी किया गया, मतलब डिस्कशन हुए, मतलब बातचीत हुई सरकार के बीच में और आंदोलनकारी के बीच में, परंतु कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया, है ना। एक फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हो गया, मतलब पहले विरोध प्रदर्शन हुए, 4 दिन का बंद का आह्वान किया गया, हड़ताल की घोषणा की गई, सरकार के द्वारा निगोशिएट करने की भी कोशिश की गई, वार्ता की गई, परंतु वो वार्ता सफल नहीं हो पाती है, जिस वजह से फरवरी में फिर से आंदोलन एक बार शुरू हो जाती है ना। पुलिस ने दमन पूर्वक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। मतलब फरवरी में जब आंदोलन होती है तो सरकार जो है वो पुलिस बल के का प्रयोग करके इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है। अप्रैल माह में, यानी फरवरी के बाद मार्च महीना गैप है, अप्रैल में एक बार फिर से वहां पे हड़ताल की घोषणा की जाती है ना। लेकिन सरकार जो रहती है इस बार विरोधियों से निपटने के लिए मार्शल लॉ लागू कर देती है। किस चीज़ का लागू कर देती है, ध्यान रखना है, मार्शल लॉ लागू कर देती है ना। लेकिन जनता जो थी ना वो भी इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में थी, और उसने बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर को छोड़कर भागने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, और सरकार को बाध्य होकर आंदोलनकारियों की मांग को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है ना। और क्या होती है कि एक बार फिर से वहां पर जलापूर्ति करने का जो लाइसेंस है वो किसे मिल जाती है, नगर पालिका के द्वारा। तो इसी घटना को बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है। आपको समझ में आ गई होगी, बोलीविया की सारी कहानी जो है वो बहुत ही आसान है कि बोलीविया में एक्चुअली में क्या होता है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जहाँ पे पानी बोलीविया में एक छोटा सा शहर है, कौन सा, कोचबम्बा, जहाँ पे पानी का सप्लाई जो है वो नगर पालिका के द्वारा की जाती थी, परंतु क्या हो गया, विश्व बैंक के हस्तक्षेप की वजह से वहाँ पे पानी का सप्लाई का लाइसेंस किसको दे दिया गया, मल्टीनेशनल कंपनी को, जिस वजह से पानी की कीमत कितना गुना बढ़ गई, 4 गुना। समझ में आ रहा है ना आप सबों को, ठीक है। तो इसके विरोध में वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, श्रमिक, ये सारे लोग मिलके एक नया संगठन बना लिया, फेडेकोर। इन लोगों ने 4 दिन की हड़ताल की घोषणा की, सरकार से के द्वारा नेगोशिएट करने की कोशिश की जाती है, परंतु सफलता नहीं मिलती है।
अंततः फरवरी में फिर से आंदोलन होता है ना। और क्या होती है कि सरकार इस आंदोलन को अपने पुलिस बल के आधार पे इसको क्या कर देती है, दबा देती है। फरवरी के बाद मार्च गैप रहता है, अप्रैल में इन लोगों ने फिर से हड़ताल की घोषणा कर देती है। लेकिन इस बार सरकार जो है वो मार्शल लॉ लागू कर देती है, लेकिन इन लोग भी जो थे वो पीछे हटने वाले नहीं थे और आर और पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लेती है। और जिस वजह से क्या होता है कि सरकार को भी झुकने के लिए बाध्य होना पड़ता है और मल्टीनेशनल कंपनी से पानी सप्लाई करने का जो अधिकार है वो लेकर एक बार फिर से किसे दे दी जाती है, तो नगर पालिका को दे दी जाती है ना। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक चलते चलते कर लेंगे, दबाव समूह क्या है तो बच्चों ये बहुत छोटा लेकिन है बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं हो जिस वर्ष दबाव समूह से संबंधित सवाल न पूछे गए हों, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह जो है वो क्या है। तो देखिए दबाव समूह समझ गए तो इससे आसान कुछ नहीं है। जब एक समान पेशे के लोग, मतलब कोई भी एक समान पेशे, एक तरह का काम करने वाले लोग अपने हितों की सुरक्षा और विकास के लिए, यानी अपने सुरक्षा, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं। मतलब कोई भी एक तरह के काम करने वाले लोग, मतलब यदि डॉक्टर है तो सारे लोग डॉक्टर ही होंगे इसके सदस्य, वकील है तो वकील ही होंगे इसमें, है ना। जब हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और जब यही हित समूह अपने जो लक्ष्य है इनका उसको पूरा करने के लिए विभिन्न संवैधानिक तरीकों द्वारा सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए, तो इसे क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। जैसे पारा शिक्षक संघ, बिल्कुल सही बात है ना। पारा शिक्षकों का अपना संघ है भाई, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दबाव समूह है, क्योंकि पारा शिक्षक संघ में जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी क्या है, पारा शिक्षक है। उसमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील तो नहीं है, उसमें सारे के सारे लोग कौन है, पारा बंधु लोग हैं, है ना। आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो संघ है ये भी दबाव समूह का ही उदाहरण होगा, क्योंकि इस आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो संघ है इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन है, आंगनबाड़ी सेविका से जुड़ी महिलाएं लोग हैं। और इन लोगों का भी जो डिमांड होता है वो अपने बेटरमेंट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आंगनबाड़ी वाले लोग लड़ रही है तो किसके लिए लड़ रही है, वकील के अधिकार के लिए लड़ रही है, शिक्षक के अधिकार के लिए लड़ रही है, इंजीनियर के अधिकार के लिए सरकार से डिमांड कर रही है, नहीं। इनका जो भी डिमांड होगा वो अपने बेटरमेंट के लिए होगा, अपने अधिकारों के लिए होगा, है ना। इसी प्रकार मजदूर संघ, यूनियन, वर्कर्स यूनियन का जो होता है, चाहे शिक्षक संघ या डॉक्टर्स का, मतलब आज के ज़माने में लगभग सभी पेशे से जुड़े हुए लोगों का अपना अपना संघ होता है। और वही संघ जब राजनीतिक दलों के ऊपर या सरकार के ऊपर संवैधानिक तरीकों के द्वारा अपनी मांग को उठाते हुए सरकार के ऊपर दबाव बिल्ड करने लगते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। समझ गए बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। एक टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, है ना। तो दबाव समूह क्या है और राजनीतिक दल है, आइए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दबाव समूह की परिभाषा पहले पॉइंट में हम लोगों को लिख देना, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक समान पेशे के लोग अपने हितों की सुरक्षा और विकास के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं तो इसे हित समूह कहते हैं। जब यही हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संवैधानिक तरीकों द्वारा सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं, ठीक है। अब इधर राजनीतिक दल किसको कहेंगे कि लोगों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को हासिल करना होता है।
राजनीतिक दल कहलाता है। देखोगे कि दबाव समूह का सिर्फ उद्देश्य क्या है, संगठित होना और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, जबकि राजनीतिक दल भी एक प्रकार का लोगों का ही संगठन है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है कि देश के लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना और देश या राज्य की सत्ता पर काबिज होना और सरकार का गठन करना। तो ये राजनीतिक दल का काम होता है ना। नंबर 2 पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से दलीय राजनीति में भाग नहीं लेता है, यानी जो भी प्रेशर ग्रुप है, या कभी आप लोग देखे हो कि पारा शिक्षक संघ जो है वो चुनाव लड़ रहा है, या फिर कोई भी शिक्षक संघ हो या कोई डॉक्टर का संघ है वो चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 2 में इधर क्या लिखेंगे राजनीतिक दल में कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से दलीय दबाव समूह यहाँ पे नहीं होगा, राजनीतिक दल होगा। बच्चों यहाँ सुधार लोगे आप लोग, ठीक है, नोट्स लिखते समय, कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। अरे इनका गठन ही होता है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, नंबर 3 में लिखेंगे दबाव समूह समाज के सभी वर्ग का नेतृत्व नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, अभी मैंने समझाया ना कि इसमें तो किसी खास वर्ग विशेष के लोग होते हैं, जैसे वकील का संघ है तो इसमें कौन होंगे, वकील ही ना होंगे। यदि शिक्षक का है तो इसमें शिक्षक ही होंगे, मजदूर का है तो सिर्फ मजदूर लोग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दबाव समूह समाज के सभी वर्ग का नेतृत्व नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गया, दबाव समूह नहीं राजनीतिक दल ही होगा। ठीक है, राजनीतिक दल समाज के सभी वर्ग का नेतृत्व करते हैं, मतलब कोई भी पार्टी है तो उस पार्टी में तो सभी पेशे के लोग जो मेंबर हो सकते हैं, उससे जुड़े हो सकते हैं, समाज के किसी भी जाति धर्म भाषा समुदाय के लोग हो सकते हैं, और वे सबके बेटरमेंट के लिए काम करती है। देखिए अभी राज्य में जो जेएमएम की सरकार है या केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, ये तो काम कर रही है तो सबके हित के लिए फैसले ले रही है, किसी खास समुदाय विशेष के लिए तो नहीं ले रही है ना। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि इसके उदाहरण में कौन आएंगे, पारा शिक्षक संघ, आंगनबाड़ी सेविका संघ, है ना, मजदूर संघ और शिक्षक संघ, वकील संघ, ऐसा कुछ भी। और इसके एक राजनीतिक दलों का उदाहरण में हो जाएगा बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, व्हाटएवर जितने भी राजनीतिक दल हैं आप उन सबों का नाम लिख सकते हो, है ना। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक।